नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर शेयर 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक और जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि आई है आपकी उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। पोस्ट की अगर बात करें तो ये टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फुल डिटेल में बात करने वाले नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है पोस्ट के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम वहाँ पर आपको जवाब दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन के ऊपर हम चलते हैं। नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस जो नोटिफिकेशन है इसको मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर रहा है। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, फिर भी अपने थ्रू भी एक बार इसे जरूर नोटिफिकेशन को पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ना। अगर दोस्तों हम बात करें उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो ये दोस्तों PSU है उड़ीसा की, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है ये। तो ये एक प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। ये आप मत सोचिए कि प्राइवेट जॉब है, 100% गवर्नमेंट जॉब है। उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये उड़ीसा के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसे गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। आगे हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो नोटिफिकेशन है ये 27/9 को आ गया था, यानी 27 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया था। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट बताया गया कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जिसे शॉर्ट में TNE बोला जाता है, और ट्रेनी। तो दोस्तों, पहले जो होगा आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आप परमानेंट होंगे। तो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा आपका 1 ईयर का। आगे हम बात करेंगे उस पर। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की बात की गई है। इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन की पोस्ट है यहाँ पर। मैकेनिकल ट्रेनी है, और फीटर भी है, ठीक है। वेल्डर भी है, और क्रेन ऑपरेटर भी हैं, और वायरमैन ट्रेनी भी हैं, और स्टोर कीपर ट्रेनी भी हैं। तो ये आपके पोस्ट हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप जिस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं और जिस पोस्ट से क्वालिफिकेशन आप रखते हैं, उस पोस्ट पे अप्लाई कीजिएगा आप, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये होगा आपका 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट की होगी आपकी 11 को, ठीक है। और लास्ट डेट जो सबमिशन होगी वो भी आपका 11 ही है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लगभग 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा, उसके अंदर ही आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। आगे बात करते हैं, टेंटेटिव डेट दी गई है आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड CBT कब होगा। तो ये दोस्तों होगा दिसंबर के महीने में, ठीक है। दिसंबर 2022 तक हो जाएगी, संभावना है, ठीक है। टेंटेटिव है तो अभी फिक्स नहीं है डेट, बट संभावना है कि दिसंबर में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, और ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है। यहाँ पर बताया कि रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इस वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पर रेफ़र करेंगे। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, तो ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बात करते हैं नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या दी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि OHPC में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो नॉन टेक्निकल पोस्ट आपको मिलेगी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। तो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड में आपको 1 साल के लिए पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ बताया कि यूनिट और प्रोजेक्ट साइट दिया जाएगा, जहाँ पर भी वो लोग उनका काम चल रहा होगा। यहाँ पर वैकेंसी की पोजीशन बताई गई है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में अपना सीट देख लीजिए कितनी सीटें हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की बात करें तो वहाँ पर 68 है। मैकेनिकल ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर 27 है, और वेल्डर ट्रेनिंग की लगभग 3 है, और क्रेन ऑपरेटर की 7 है, और वायरमैन ट्रेनिंग की 7 है, और स्टोर कीपर ट्रेनिंग की भी 8 वैकेंसी है। तो वैकेंसी अच्छी है, वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है। आप इंटरेस्टेड हो जिस ट्रेड के अंदर, जिस ट्रेड से भी आप क्वालिफिकेशन रखते हो, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पर बात किया गया है कि रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। SC और ST वालों के लिए बताया गया, PWD के लिए बात किया गया। आगे बात करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, हर पोस्ट वाइज सैलरी बताई गई है, ये पोस्ट दिया गया है, और ये पोस्ट कोड है। 1 साल के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो 13,000 मिलेगी, और ये सारे पोस्टों के लिए है, ठीक है। कॉमन है, 13,000 सभी के लिए मिलेगा। उसके बाद जब 1 साल आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, जब परमानेंट होंगे, तो आपको इनिशियल बेस पेमेंट पे रखा जाएगा, जो कि है 25,500 रुपये। ये भी सभी का लगभग सेम ही है। बाकी अलाउंसेज वगैरह जुड़ के वो आपका 30+ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी बात होगी, परमानेंट जब होंगे ये सैलरी आपकी ये मिलने वाली है। आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया गया नोटिफिकेशन के अंदर। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है ट्रेनिंग आपकी कितने साल की होने वाली है। तो ट्रेनिंग आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होने वाली है। जरूरी पड़ने पे इसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, या फिर घटाया भी जा सकता है। यानी 1 ईयर का तो फिक्स है, अगर ज़रूरी पड़ेगी तो बढ़ाया जाएगा। आगे बताया गया है कि
जब आप 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो आपको क्या किया जाएगा, आपके परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको परमानेंट किया जाएगा। पे स्केल मैंने आपको बता दिया 25,000 लगभग है, ठीक है, उसी बेसिस पे आपको परमानेंट किया जाएगा। बट 1 ईयर जब आप करेंगे तो आपको 13,000 मिलेगा, इन 13K। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें पहले की, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हाई स्कूल के साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस ट्रेड से भी आप अप्लाई कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI के अंदर। और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की बात की गई है, अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो उसे भी लगाना पड़ेगा आपको। आगे बात करते हैं मैकेनिकल ट्रेनिंग की। तो मैकेनिकल ट्रेनिंग में भी यही बोला गया है कि आपके पास ITI होना चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट। और ITI किससे होना चाहिए, किस ट्रेड से, फीटर ट्रेड से। और फीटर ट्रेड से ही आपका अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। वेल्डर ट्रेनिंग की बात करें तो वेल्डर ट्रेनिंग के भी हाई स्कूल के साथ ITI मांगा गया है, और वेल्डर ट्रेड से आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। आगे बात करते हैं क्रेन ऑपरेटर की। तो क्रेन ऑपरेटर में भी बोला गया कि 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वैलिड वर्कमैन सी परमिट इशूड होना चाहिए, गवर्नमेंट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। आगे बात किया गया है कि यू मस्ट हैव मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेन ऑपरेटिंग में, ठीक है। और बात किया गया है कि अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो ठीक है, वरना कैंडिडेट्स हैव ITI इन अ मोटर मैकेनिक क्रेन ऑपरेटर ट्रेड फॉरम रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट। तो आपके पास अगर ITI भी है तब भी आपका काम बन जाएगा। आगे बात करते हैं वायरमैन ट्रेनिंग की। तो वायरमैन ट्रेनिंग के लिए बोला गया कि हाई स्कूल के साथ आपके पास वायरमैन ट्रेड के साथ ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए वायरमैन के अंदर। स्टोर कीपर की बात करें तो यहाँ पर कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। तो स्टोर कीपर के लिए सिर्फ मांगा गया है ग्रेजुएट, वो भी कॉमर्स ग्रेजुएट, और साथ में इनके साथ होना चाहिए कंप्यूटर का नॉलेज, यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी इनको चाहिए। किस चीज़ के लिए, स्टोर कीपर के लिए। तो ये बात होगी दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की। अगर तो आप देख लीजिए आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आगे बात करते हैं एज कितनी रखी गई है। तो दोस्तों आपकी एज मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 38 एज होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको छूट चाहिए तो छूट मिल सकती है। आगे बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशन रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। आगे बात किया जाए नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो यहाँ पर PWD के बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है। दोस्तों इस पोस्ट पे अप्लाई करने से पहले आप एक पॉइंट दिया गया है उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, जो कि दिया है अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन एक और दी गई है। ऊपर हमने बात किया था कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि 10th प्लस आपका ITI होना चाहिए था। बट यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आगे बोला है ही और शी मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया, यानी दोस्तों आपको उड़िया लैंग्वेज आना चाहिए, आपको लिखना बोलना उड़िया लैंग्वेज आना चाहिए अच्छे से, तभी जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। और क्या बोला गया है कि आप मिडिल स्कूल जो होता है उसके अंदर आपका उड़िया लैंग्वेज होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, और या फिर हाई स्कूल में आपके पास उड़िया लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। और आप उड़िया लैंग्वेज में पास होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया द पास इन उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट इन अ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7th। और दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि आप उड़िया लैंग्वेज जो है 7th क्लास में आपको पास होना ज़रूरी है, तब जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उड़िया जो लैंग्वेज है दोस्तों ये ऑफिशियली लैंग्वेज है आपकी उड़ीसा की, और ये जो लैंग्वेज है उड़ीसा के आसपास के जो स्टेट्स हैं उनको लगभग आती होगी और उड़ीसा के लोगों को आती होगी। बाकी स्टूडेंट्स को उड़िया नहीं आती होगी, और अगर ये फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया तो बाद में दिक्कत हो सकती है, जिससे क्या होगा कि आगे जाके आपका जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उड़िया लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आपको उड़िया लैंग्वेज आता है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, वरना मैं सलाह दूंगा इस फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्या दिया गया है नोटिफिकेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होने वाला है, तो दोस्तों 120 क्वेश्चन आएंगे, यानी 120 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और इसके जो 2 पार्ट होंगे, ठीक है। इस एग्ज़ाम के 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट आपका 40 मार्क्स का होगा, दूसरा पार्ट आपका होगा 80 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया 120। पहले पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आएगी 10th बेसिस के ऊपर, उसके बाद रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी और जनरल अवेयरनेस। तो इसका जो सिलेबस होगा ये 10th बेसिस के ऊपर ही होता है, ठीक है। आगे बात किया गया है जो आपका 80 मार्क्स का जो पेपर होगा, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी जिस ट्रेड से आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड का आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका एग्ज़ाम होगा, और या फिर अगर आप फीटर से हैं तो फीटर ट्रेड का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। आगे बात किया गया है आपका
25 का जो नेगेटिव मार्किंग होगी यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो इसका पेपर का ड्यूरेशन होगा ये 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों। और आगे बोला गया है कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो, रिटन टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये जो होगा आपका भुवनेश्वर में किया जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है दोस्तों उड़ीसा की सिटीज़ के अंदर होगा, जैसे कि भुवनेश्वर, कटक और राउरकेला और बाकी जो भी सिटीज़ होंगी उड़ीसा के अंदर जो आती हैं, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में ऑप्शन दीजिएगा, जो भी आपका नियरेस्ट होगा उसी को ऑप्शन में पहले रखिएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके घर के आसपास ही आपको सेंटर मिल जाएगा एग्ज़ाम के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो यूआर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए वो 500 रुपीज़ होने वाली है। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं होने, उनके लिए ज़ीरो फीस है। ठीक है, उनके लिए फ़ीस माफ़ कर दी गई है। बाकी यूआर एसईबीसी यानी ओबीसी होते हैं, ये उड़ीसा के अंदर ही आते हैं, उनका 500 रुपये फ़ीस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। और ये जो फ़ीस है आप ऑनलाइन मोड में सबमिट करेंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। आगे दोस्तों बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बात की गई है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हो कितने केबी का होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ जो है दोस्तों आपका 25 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए। ये डायमेंशंस दिए गए हैं। उसके बाद सिग्नेचर दिया गया, सिग्नेचर का कितना केबी होना चाहिए, 25 केबी से 100 केबी के बीच में, और ये उसका साइज होना चाहिए। बाकी दोस्तों 10th का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगने वाला है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगने वाली है, और सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो है 2 चीज़ें, ये सिर्फ स्टोर कीपर जो पोस्ट है उसके लिए है, बाकी के लिए आईटीआई और 10th लगेगा। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का आपको अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सिर्फ स्टोर कीपर्स के लिए ही दिया गया था, बाकी के लिए नहीं है। ठीक है, उसी तरह एसटी, एससी और एसईबीसी वालों कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, वैसे ही एक्स सर्विसमैन भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और हैंडीकैप वाले स्टूडेंट भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट जो है इसकी आपका होने वाला है 11 नवंबर को। और एग्ज़ाम की बात की गई है तो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट था नोटिफिकेशन के अंदर वो सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड या फिर इस पोस्ट से रिलेटेड, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप कुछ पूछना चाहते हो या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ भी अगर आप अपना डाउट पूछते हैं तो मैं वहाँ भी आपका रिप्लाई दे दूँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।